बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा था और मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा 8 में नहीं हुआ, 9 में नहीं हुआ, 10 में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं था। इवन मैं अभी भी बोलती हूँ कि अगर मेरा 10 में भी नहीं होता तो भी मैं टेस्ट सीरीज फिर से ट्राई करती। फिर लाइक मुझे लगा कि वाह यार, ये तो मेरे लिए मतलब बेस्ट है कि अभी मैं कर नहीं पा रही थी सर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं गिव अप कर नहीं चुकी थी, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अभी मैं इससे आगे और क्या ही करूँ करके। अभी का वही चल रहा है कि यहाँ ये यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब चैनल्स, बच्चे इसी वजह से ये भी सच में पीछे चले जाते हैं। इसलिए एमसीक्यू बैच तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। मेरे 9 के टाइम पे भी मेरा बेस्ट थिंग ये है कि मैंने 8, 9 और 10 तीनों टाइम पे मैंने टीएमसी की टेस्ट सीरीज बाय की थी, क्योंकि मुझे मतलब क्वालिटी ऐसे लगी थी कि मिस्टेक मेरी है, इनकी नहीं। ये क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही हूँ, वो था। मैंने छोड़ा, एक ही दिन में सोचा, एक रात में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़ना है। टीएनसी के टेस्ट सीरीज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं सर, उससे एनालिसिस पता चलता है, और टॉपिक पढ़ने से, थियरी पढ़ने से नहीं होगा। नमस्कार साथियों, टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर हंस आप सभी का स्वागत करता हूं। और टॉपर्स की इस झड़ी के अंदर इस मौके पे आज अपन ऐसे टॉपर से आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे और उनके बहुत सारे सवाल जो है आपके बिहाफ पे मैं पूछूंगा और बहुत सारी चीज जो है आज जानने वाले हैं। ये एक ऐसे टॉपर की कहानी है जिन्होंने अपने माइंडसेट के बलबूते पे, जिन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे नोट सेट क्लियर करना ही है। दरअसल एग्जाम मेरे लिए ही बनी है, मैं नहीं तो कोई और क्लियर कर ही नहीं सकता। कुछ इस प्रकार का माइंडसेट था और जिसकी वजह से इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। जानेंगे इनके। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से कॉलेज पास आउट हुए हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद में जितने सारे सवाल है जो कि एक जो सिलेक्टेड नहीं है या फिर जो जूनियर से उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जानेंगे आज टॉपर्स की जुबान से। बहुत सारा, ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से प्रियंका आपको और पूरी फैमिली को बहुत सारी बधाइयां हो। और साथ ही साथ अपने इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करते हैं, कहां से आप बिलोंग करते हैं, कहां से आपने कॉलेज पास आउट किया है, तो प्लीज। सर मेरा नाम प्रियंका है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, नागपुर सिटी से। मैंने मेरा कॉलेज 2019 में पास आउट किया है, एक प्राइवेट कॉलेज से, महर्षि कर्वे करके है। तो सबको यही लग रहा होगा कि मैंने 2019 से मतलब पास आउट किया है, तो मैं अभी तक क्या कर रही थी, मतलब 2026 चल रहा है अभी, तो मैंने इतने अटेम्प्ट्स दिए। मतलब सबका यही क्वेश्चन हो सकता है कि 2019 की एक्चुअल में पास नेक्स्ट आउट सवाल हुए। एक्चुअल में यही था कि ये 2019 के बाद से कितने अटेम्प्ट हुए या कहां पे क्या चीजें हुई। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन मतलब 7 अटेम्प्ट दिया था, मैंने 9/7 दिया था। उस टाइम पे मेरा थियरी एंड कुछ भी ऐसे कंप्लीट नहीं था, मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में भी नहीं आता था कि 9/7 एग्जाम क्या है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि 2019 से मैंने क्या किया। मतलब 2019 में जैसे मैं पास आउट हुई तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था एक्चुअली, तो मैं नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे बस माइंड में ये था कि अभी पास आउट होके निकलना है और कहीं ना कहीं पे मुझे थोड़े भी पैसों की जॉब मिल जाए तो इनफ है, मेरी फैमिली को उससे हेल्प हो जाएगी, ऐसा था। तो फिर मैंने नॉसेट के बारे में ये सब मैंने सोचा ही है। डायरेक्टली मैं जैसे पास आउट हो गई, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, सिम्स हॉस्पिटल करके नागपुर में ही है, तो वहां पे मैंने फिर अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे वो मनी मिलते गए और मेरे फैमिली में वो नीड भी थी, तो मेरा ये गवर्नमेंट जॉब का जो ये था वो मेरे माइंड से पूरा स्किप ही हो गया उस टाइम पे। फिर सडनली एक डीएमईआर का एग्जाम था महाराष्ट्र में, वो हुआ। वो मैंने ऐसे ही ट्राई किया कि देखिए देखता है करके, सब फ्रेंड्स दे रहे थे तो मैंने भी ट्राई किया। तो उसमें मेरा अच्छा खासा मतलब अच्छे मार्क्स थे मुझे उसमें। तो उस टाइम पे लगा कि इवन मैंने सिंगल वर्ड तक नहीं पढ़ा था और मुझे उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कि लाइक 1 मार्क्स से मेरा रह रहा था उस टाइम पे कट ऑफ केस में, ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, इसका मतलब तो मुझे करना चाहिए। ये नहीं मिला तो क्या हुआ, स्टेट में हम सेंट्रल लेके रहेंगे इस बार, इसलिए तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने छोड़ा, एक ही दिन में सोचा, एक रात में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़ना है। वो मेरे लिए सबसे टफ डिसीजन था क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तभी भी ठीक नहीं थी, कुछ भी मतलब इतना नहीं था कि मैं मेरे घर पे मतलब मैं ही ऐसी थी जो मतलब था, फाइनेंशियली बहुत इश्यू था। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि नहीं, जॉब छोड़ना है। अगर मैं 12,000 रुपीज के लिए ये सब करूंगी तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी पापा को देनी है करके।
तो फिर सबने मुझे सपोर्ट किया, वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तू छोड़ दे जॉब। तो अभी अभी हमारे लिए किया तूने। मतलब मैंने सिर्फ 4 इयर्स तक जॉब किया है, 19 से लेके 24 तक, 2024 तक मैंने जॉब किया। मुझे तो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने न्यूरो ओटी में काम किया, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उनको पता था कि ये कर लेगी कुछ अच्छा सही। तो फिर मैंने नॉसेट देने का ट्राई किया, फिर मैंने छोड़ दिया जॉब, तो प्रिपेयर किया, फिर मैंने नॉसेट 7 दिया, मैंने फर्स्ट टाइम दिया। तब मेरा ना थियरी कंप्लीट था ना कुछ भी कंप्लीट नहीं था। उस टाइम पे सब बाहर आके पूछते थे कितना अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था ये अटेम्प्टिंग क्यों पूछ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं था सच में। फिर नॉसेट 8 के टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ली, मेरी फ्रेंड ने मुझे टेस्ट सीरीज के लिए गाइड किया। थियरी कंप्लीट हो चुकी थी, फिर टेस्ट सीरीज के टाइम पे फिर मैंने नॉसेट 8 दिया टेस्ट सीरीज के साथ में। तो वहां मेरा निगेटिव कंट्रोल हुआ थोड़ा, पर उस टाइम पे मैं सिर्फ प्री देते जा रही थी और एनालिसिस में नहीं करती थी, उतना प्रॉपरली नहीं कर पाती थी। मैं ओके, ओवरऑल ऐसे आपने देख लेती आपने थी। जो है वो टेस्ट सीरीज टीएनसी से ज्वाइन किया और हाँ, मैंने ओनली आप टीएनसी प्री टेस्ट का सीरीज पेपर बाय देते थे किया उस था। टाइम पे? हाँ, ओके हमेशा ओके। मैं प्री का ही पेपर देती थी। नॉसेट 8 में फिर मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, रैंकिंग नहीं आया था, निगेटिव मार्किंग बहुत हुए थे क्योंकि मैं एनालिसिस प्रॉपरली करती नहीं थी। फिर 9 के टाइम पे भी मेरा बेस्ट थिंग ये है कि मैंने 8, 9 और 10 तीनों टाइम पे मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज बाय की थी, क्योंकि मुझे मतलब क्वालिटी ऐसे लगी थी कि मिस्टेक मेरी है, इनकी नहीं। ये क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही हूँ, वो था। तो फिर मैंने तीनों टाइम वही टेस्ट सीरीज बाय की थी। तो फिर मैंने नॉसेट 9 में फिर प्री दिया, तभी भी मेरी गलती वही थी, प्री देते जा रही थी क्योंकि मेंस में से हो नहीं पा रहा था, मैं दे ही नहीं रही थी। थियरी किया और प्री देते गई, तो नॉसेट 9 में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। अलॉटमेंट में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मुझे गुवाहाटी एम्स मिला था, तो वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, फैमिली से दूर नहीं जाना था इसलिए। लेकिन लगा था इस बार मैं पक्का कर लूंगी, मुझे नागपुर एम्स ही चाहिए। तो फिर मैंने मेरी गलतियों से सीखा कि नॉसेट 9 में मैंने मेंस कभी नहीं दिया। 6 अटेम्प्ट किए होंगे मैंने सिर्फ मेंस के। इतने सारे मेंस के टेस्ट सीरीज आते थे, मैंने सिर्फ 6 ही टेस्ट दिए हैं, वो भी मैंने प्रॉपरली एनालिसिस नहीं किया। तो फिर भोजा सर का वो इंटरव्यू आता है, मतलब जो लोग फेल हुए या रैंक पीछे आया तो क्या गलतियां थी। लाइक सर ने स्कोर कार्ड देखा और पूछा, बेटा आपने कितने अटेम्प्ट किए मेंस के टेस्ट, आपको प्री ही क्वालिफाई करना था क्या? तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे मेंस से क्वालिफाई करना था एक्चुअली। तो मेंस का कितना अटेम्प्ट किया? बोले, मैंने बोला 6-7 टेस्ट दिए होंगे ओनली। तो फिर गलती किसकी है? बोले, तो आप अभी इसी गलती को सुधारो और आज से आप ये मतलब ट्राई करो, बोले कि मैं कभी स्किप नहीं करूंगी। तो उस दिन से मैंने कोशिश की, मैंने मतलब नॉसेट 10 के लास्ट इसके तक मैंने मेंस कंटिन्यूअसली दिया। अल्टरनेट डेज में आता था, मैं पहले मेंस को प्रायोरिटी देती थी, जिस दिन भी प्री और मेंस रहा पहले मेंस देती थी, उसके बाद में मैं प्री का देती थी, क्योंकि मेरी गलती वही थी कि मैंने मेंस दिया नहीं था कभी, इसलिए मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हुए थे। और इस बार हो गया, फिर इस बार इतना तो मतलब अच्छा नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो गया। बहुत 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 अच्छी बात आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कैसे अपन किसी चीज़ को स्किप करके, और सबसे अच्छी बात इस जर्नी में ये रही कि आपने सेल्फ एनालिसिस कभी नहीं छोड़ा। और साथ ही साथ ये है कि जब अपन किसी एक कंटेंट से या एक इंस्टीट्यूट से या एक कोचिंग से अपन जुड़ के रहते हैं तो वो बिलीव सिस्टम हमें आगे बढ़ने की ओर हमें लेके जाता है। साथ ही साथ सभी को मैं ये भी बता दूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हो, कहीं से भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उस पे बिलीव रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंट, जैसे जैसे अभी जिन लोगों का नहीं हुआ है या जो जूनियर से जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, एक बार टॉपर्स क्या उनका क्या माइंडसेट रहता है वो आपके सामने है। वो क्या सोचते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो सिलेक्टेड हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप उनको रिलेट कर पाते हो। जैसा आपने बताया है कि फाइनेंशियली कंडीशन उस टाइम पे सही नहीं थी और आपने इमीडिएटली जो है वो प्राइवेट कहीं पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और कंटिन्यूसली आपने 4 ईयर तक वहाँ पे सर्व किया और बेस्ट दिया वहाँ पे भी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि सर हमारा तो मतलब स्टडीज से टच ही खत्म हो गया, या हम फिर से कैसे कर पाएंगे। तो देखो, टॉपर आपके सामने है, फिर हाँ, से करने से हो एक्चुअली मैं जाता है। यही बोलना चाहती हूँ सर कि ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने तो 4 इयर्स तक स्टडी को मतलब छुआ भी नहीं था, मतलब ऐसा था कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रही थी, ऐसा हो गया था उस टाइम पे। तो मैं सबको बस यही बोलना चाहूंगी कि आप बस खुद पे बिलीव करो, और आप जिस भी चैनल से जुड़े हुए हो तो उस पे भरोसा करो। पहली बात तो वो है, हर जगह हर चैनल चेंज करने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आप एक ही चैनल पे रहो और बार बार अपना कंटेंट रिव्यू करो, रिवीजन
सबसे बेस्ट है सच में। मुझे ये तो पता चल गया कि रिवीजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जिस भी टीचर्स पे आप, जिस भी कोचिंग से आप जुड़े हुए हो, उस पे कंसिस्टेंसी से उसी पे एक ही इस पे टिके रहना चाहिए, ताकि वो मेसअप ना हो। वो सब चीजें वो हमें पीछे लाती है आगे बढ़ाने से। अच्छा एक ही कंटेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ो। लेकिन मतलब आपका कहना यह है कि जो कंटेंट शॉपिंग आजकल चल रही है वो उससे हमें बचना हाँ चाहिए, सर, क्योंकि जैसा एग्जैक्टली। अपन क्लासेस में भी अपन कई बार अपन ने ये डिस्कस किया है कि हमें एक वॉइस चाहिए, हमें एक वॉइस सुनाई देनी चाहिए जब भी कोई अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें उस टीचर पर्टिकुलर एक टीचर की वॉइस सुनाई देनी चाहिए, उसके एक टीचर के नोट्स हमें दिखाई देनी चाहिए। नहीं तो एक ही पर्टिकुलर चीज के अपन बहुत सारी चीजें देख के रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें वहां पे दिखती है और हम कुछ भी सही से पिक नहीं कर पाते हैं। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है, जिसको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो चीजें सारी मैसअप हो जाती है जैसा आपने कहा है। हाँ, कंटेंट शॉपिंग इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा है और ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है सर। हाँ। हम जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, हमें वहां पे भी ट्रस्ट करना है और अपने आप पे भी ट्रस्ट करना है कि नहीं कर लेंगे। और कंटेंट पे कभी डाउट नहीं करना है। जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हो, जहाँ पे भी मैंने टीएनसी के टेस्ट सीरीज पे, लाइक मेरा 3 टाइम्स नहीं हुआ है सर। नॉट 8 में नहीं हुआ, 9 में मेरा मेंस करा पीछे आया, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ और ट्राई करके देखती हूँ। सच में आपने मैंने सेल्फ एनालिसिस तीनों को टाइम में मैंने प्रायोरिटी टेस्ट पे रखा है, और सेल्फ हाईलाइटेड। एनालिसिस जो है वो बहुत बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी भी जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको इस इंटरव्यू के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि देखो, माइंडसेट किसे कहते हैं। अपन अपन अपने में कोई कमी नहीं है, बस ऐसा है कि थोड़ा सा सुधार अपन खुद में कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस को इंक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो डे अपना नहीं था, या हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ मिस्टेक्स अपन से हुई है। अभी अपने पास में टाइम है। नॉर्सेट कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है ये कोई मैटर नहीं करता है। मतलब ये एक जो बर्डन हमारे माइंड में रहता है कि कोई हमें ये पूछेगा या ऐसा होगा या 5th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, डजंट मैटर। आपने इस कंसिस्टेंट को मेंटेन रखा है, इस डिसिप्लिन के साथ में आप जा रहे हो, तो नो डाउट आप एक दिन सेलेक्ट हो ही जाओगे। बेहतरीन बातें आपने बताई है। कुछ और भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे हम ऐसा ऐसा देखते हैं कि हमारी थ्योरी सर हमारी क्लियर है, हमने कहीं से थ्योरी जो है क्लियर कर ली है और अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए करके ऐसा माइंडसेट बहुतों का रहता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट वो नहीं कर पाते, उनको लगता है कि सर सब कुछ तो याद है, हमने 10 बार को थ्योरी को रीड कर लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है और उससे आपको कैसे हेल्प मिली है, आपने क्या एनालिसिस किया है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितनी ही जरूरी है इस सिलेक्शन के लिए। टीएनसी के टेस्ट सीरीज में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं सर, उससे एनालिसिस पता चलता है। और टॉपिक पढ़ने से, थियरी पढ़ने से नहीं होगा। वहां पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम लाइक एग्जांपल, एक हम अगर एक पेज पढ़ रहे हैं, वहां पे हमने एक थ्योरी पढ़ा और एमसीक्यू में हमें ऑप्शंस में वो मार्क मतलब दिख गया, वो ऑप्शंस दिख गया, तो हम उसी को मार्क करके आ जाते हैं। लाइक ये मैंने कहीं तो सुना था, कहीं तो पढ़ा है। ऐसा नहीं रहता। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, वो तो टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। टेस्ट सीरीज के बिना तो मेरा नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल ही नहीं हो पाया था। ओके, बहुत और अच्छी टेस्ट बात सीरीज में बताई है। इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलता है कि मुझे पीवाईक्यू करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक्चुअल में पीवाईक्यूज नहीं करे, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू मिल चुके थे पूरे। ओके, मतलब क्योंकि वही मैंने थ्री वही टाइम्स चीज है, हाँ। वही चीज है कि अपन जैसे एनालिसिस यदि अपन नहीं करेंगे, जैसे अपन ने बहुत सारी थ्योरी पढ़ भी ली है, जब तक अपन अप्लाई नहीं करेंगे कि हमें कितना आता है और कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी टाइम्स अपन देखते हैं कि क्वेश्चन से इजी दिखता है बट ऑप्शंस बहुत ट्रिकी होते हैं, हाँ और यही चीज अपन को टेस्ट सीरीज सिखाती है। बेहतरीन चीज आपकी यही थी। और कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स ये भी रहते हैं कि प्रिपरेशन के अंदर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है, क्योंकि आज आप सिलेक्टेड हो, आप बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए हो, तो प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि अब तो आपके पास में सारा एक्सपीरियंस है, आप सेलेक्ट नहीं हुए उस वाला एक्सपीरियंस भी है और आप सेलेक्ट हुए हो, क्या वो डिफरेंस आपने उसको, उस गैप को आपने मेंटेन किया है, तो वो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए बता सकते हो कि जब मैं सिलेक्टेड नहीं थी तब मेरे पास में क्या क्या मिस्टेक्स रही थी, और जब आज सेलेक्ट हो गई हूं तो क्या मैंने उस डिफरेंस को, उस गैप को मेंटेन करके मैं सेलेक्ट हुई हूं करके ना। तो ये चीज आप इससे बता सकते हो। मैंने मैंने हर नॉसेट से सीखा है सर। लाइक मैंने नॉसेट 7 दिया था। मैंने अभी अभी बताया कि मुझे उस एग्जाम के बारे में कुछ पता नहीं था, तो पहले मैंने वो रिव्यू किया कि एक्चुअली है क्या ये सब। तो पहले वो पता किया, फिर नॉसेट 8 के टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की।
क्योंकि मैं पहले नॉसेट 7 था, उस टाइम पे मैं सिर्फ बुक से प्रैक्टिस करती थी। लाइक ऐसे हो गया था बुक का कि एक हमें पता चल जाता था, मैं अगर ओपन भी करूँ मुझे पता था उसका आंसर क्या है करके। एक बार बुक का ऐसे हो जाता था, तो मैंने फिर टेस्ट सीरीज ट्राई ये किया, एक्चुअल में जेन्युइन टेस्ट सीरीज प्रॉब्लम है दिया। वैसे। हाँ सर, अगर सर्कल भी मार्क करके रखे हम, अगर रॉन्ग भी हो रहा है तो वो ऐसे माइंड में छप जाता है वो कि ये ऑप्शन यहाँ पे था, तो वो यही मार्क हो जाता है। बुक का यही प्रॉब्लम था। तो फिर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया मैंने, फिर टेस्ट सीरीज में एनालिसिस किया, मिस्टेक नोट्स नोट किए प्रॉपरली अच्छे से, उसको प्रॉपर एनालिसिस किया। तो उसके बाद में मुझे, जब मेरा नॉसेट 9 में प्री क्लियर हुआ, मैं मेंस में वहां तक पहुंच पाई, तो मुझे पूरा ऐसा लगा कि मेरी टेस्ट सीरीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। इवन थियरी पूरा होने से नहीं होगा, टिप्स पे भी थियरी हो जाएगी ना, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती थी मैं। नॉसेट 8 में मेरा कुछ भी नहीं, मैं टूट चुकी थी उस टाइम पे कि मुझे मेरी थियरी टिप्स पे याद थी पूरा अच्छे से, नहीं हो पा रहा था फिर भी। 9 के टाइम पे फिर मैंने टेस्ट सीरीज से मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं मेरा इतना अच्छा रैंक आ पाया था। वो मेरी मिस्टेक थी कि अलॉटमेंट में थोड़ा वो गड़बड़ हो चुकी थी, इसलिए फिर मुझे टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी थी। हर टाइप के क्वेश्चंस मिलते थे, इवन ऐसा था कि जैसा रियल मेंस होता है उससे ज्यादा टफ होता है, तो वही सिखा देता है कि आपको अटेम्प्ट कैसा करना है करके। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छे क्वेश्चंस क्वालिटी देते हैं सर वहां पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये सब हम सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। मतलब आप ही लोग, आप ही जो सिलेक्टेड लोग हो, उन्होंने ही इतना प्यार दिखाया है और उन्होंने ही बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वो एनालिसिस दिया है इसको, और इससे प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बनाया है। तो ये सब आप ही की सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ में ये भी, और एक और सवाल अभी अभी आया है कि एक्चुअल में ऐसा पूछते हैं कि जैसे नॉर्सेट 9 में जो है आपका नहीं हुआ और अलॉटमेंट में भी थोड़ी सी इशू हुई, नॉर्सेट 10 के टाइम पे आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ और प्रैक्टिस किया, कोई और बैच लिया, या क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट के लिए आपने कुछ किया हो? सर नॉर्सेट 9 और 10 के बीच में बहुत लंबा गैप था। मुझे नॉर्सेट 9 में लगा था कि मेरा हो जाएगा, मैंने उतना हार्डवर्क उस टाइम पे भी किया था, क्योंकि वो नीड थी मुझे उस जॉब की, वो क्यों का आंसर मुझे पता था कि मुझे ये जॉब क्यों चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हो जाएगा, और हो भी जाता उस टाइम पे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाद में नहीं, मुझ में ही कुछ कमी रह गई होंगी। तो फिर वहां से उठना मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल हो चुका था कि फिर से दोबारा उतनी मेहनत स्टार्ट करना। मैंने मतलब हर कोशिश कर ली थी उस टाइम पे, मैंने पूरा हार्डवर्क किया था। फिर उस टाइम पे मुझे जनवरी में टेली एमसीक्यू बैच स्टार्ट हुआ था। फिर लाइक मुझे लगा कि वाह यार, ये तो मेरे लिए मतलब बेस्ट है, कि अभी मैं कर नहीं पा रही थी सर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं गिव अप कर नहीं चुकी थी, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अभी मैं इससे आगे और क्या ही करूं करके। तो फिर मैंने एमसीक्यू बैच बिना सोचे समझे मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वहां पे मतलब बूस्टअप हुआ एक एक दिन कि मैं वेट करती थी कि अब आज कौन सी क्लास है, कल कौन सी क्लास है। और हर एक टाइम पे जैसे बूस्टअप करते थे सब लोग कि मतलब वो समझ जाते थे बिना बोले ही, सबके ऐसे मैसेजेस, आप अभी सर, सब लोग बिना बताए सब कुछ समझ जाते थे कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती थी, क्या लर्न नहीं कर पाएंगे, कहाँ ट्रिक की जरूरत है, वो सब चीजें। नॉसेट 9 में ऐसा था कि नॉसेट 9 में सीएचएन आया था, अच्छा खासा आया था, कवर अप किया था मेंस में सीएचएन ने। तो उस टाइम पे मैं सीएचएन ऑलमोस्ट छोड़ चुकी थी, मैंने पढ़ा नहीं था ज्यादा सीएचएन, क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था। मैं रट्टा नहीं मार सकती थी किसी भी चीज को, समझ के करना मेरा मतलब ये था, कंसेप्ट क्लियर करना। तो उस टाइम पे सीएचएन में छोड़ चुकी थी, जहां से मैंने कोचिंग मतलब जहां से भी मैंने मतलब मेरा सीएचएन कंप्लीट किया था, वो मेरा अच्छे से हुआ नहीं था कुछ भी। मैं वो सब्जेक्ट एक्चुअली मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन स्किप ही किया था। फिर मैंने एमसीक्यू बैच में अभी इस बार अगर सीएचएन ज्यादा टच नहीं हुआ है 9 से 10 में, पर मेरा सीएचएन बहुत स्ट्रांग हो चुका था इसके बाद से। हर एक ट्रिक, वो हर एक मुझे इम्यूनाइजेशन लेके सब कुछ मतलब सीएचएन में याद है। ऐसा मेरा सीएचएन टिप्स पे हो गया, फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, जो मेरा वर्स्ट, मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल टच करना उसको। ऐसे टेंशन आ जाता था मुझे कि मैं सीएचएन को कैसे करूंगी। अभी ओबिजुअल सीएचएन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके हैं। इतने अच्छे से आपने वहां पे इतना अच्छे से समझाया है सर। और लाइव एमसीक्यू बैच में जैसे वीडियो ऑन रहता है, सब कुछ पूछ सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसे कनेक्ट लगता है कि हम सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, वो सबसे बेस्ट थी। और मे भी वो बैच मेरे लिए ही आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये ब्लेसिंग ही है जो मिली है करके। फर्स्ट बैच बिल्कुल था वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि उस बेस में जैसे अपन ने जब उसकी लॉन्चिंग थी और जब उसके बिहाइंड द रीज़न क्या है इसको लॉन्च करने का, हमने तब भी कहा था कि जो
एक्चुअल में टीएनसी के सारे मेंबर्स जो भी है, मतलब जैसे भोजराज सर हैं, उनका माइंड सेट है, अभी सर है, बाकी सारे रेस्पेक्टेड जो टीचर्स हैं, और वो इसी इसी उस चीज़ में हम ढूंढ रहे थे कि इस टाइम पे जो सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं या बाकी और भी जो हैं, वो कैसे एक साथ आके उसको कैसे हम उसको क्लियर कर सकते हैं, क्या ऐसी दिक्कत आ रही, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी का बेस चल रहा था, थ्योरी का बेस लाइव एडवांस यूनिक बेस चल रहा था, तो अभी ऐसे लोग जो उस थ्योरी उनकी क्लियर है, अभी ऐसा क्या करें अपन कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो ये एमसीक्यू बेस का आइडिया एक्चुअल में वहां से था, और अपन ने सब ने मिल के उसमें एज ए टीम एज ए फैमिली बहुत सारी हार्ड वर्किंग की है, और इसी का जो है नतीजा आपके सामने है। एक्चुअल में सभी वहाँ लोग ऐसे जो, हाँ बोलिए। वहाँ ऐसा नीड नहीं लगा सर कि मेरा कुछ थ्योरी छूट रहा है, ऐसा कुछ उस एमसीक्यू बैच में इवन ऐसे पढ़ाया गया कि पूरा कवर अप हो चुका था, लाइक ईच एंड एवरीथिंग जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने वो एमसीक्यू बैच ही पढ़ा था अभी लास्ट लास्ट टाइम पे, क्योंकि मेरा थियरी क्लियर हो चुका था। एक ये था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और वहां पे सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया पूरा, मतलब एक बार पूरा टोटल ए टू जेड टॉपिक ऐसे पूरे रिवाइज हो चुके थे। कुछ नया अपडेट्स मिला, अपडेट्स की तो अभी तो बहुत जरूरत थी इस बार, क्योंकि हाँ बहुत अपडेट्स आ चुके थे ना इस बार इसलिए, और वो वही पुराना कंटेंट पढ़ के तो मे भी पॉसिबल नहीं है आज के इसमें, तो नहीं है जिस लेवल के एग्जाम्स पूछे जा रहे हैं, तो हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए एमसीक्यू बैच तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। एक्चुअल में यही होता है, क्योंकि इसी करंट अभी सेशन में आपने देखा था बहुत ज़्यादा अपडेट आए थे, बहुत ज़्यादा सीएचएन में तो बहुत ज़्यादा थे, ऑप्शन गायनी में थे, हाइपरटेंशन की गाइडलाइन चेंज थी, पीपीएच का मैनेजमेंट चेंज था, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज थी। और जो लोगों को ये डाउट है कि अपने पास में पुराना कंटेंट है और उससे ही हो जाएगा करके, तो ये एक मिथ के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अपडेटेड चीज़ें और एग्जाम का लेवल कुछ इस हिसाब का हो रखा है कि हमें हर एक चीज़ अपडेट वाली चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ उसको हमें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल वो पुराने टाइम के क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि उसने सीधा सीधा पूछ लिया, ऐसा वाला सीन नहीं है। वो क्वेश्चन आपको इवन दो क्वेश्चन इजी देके भी ऑप्शंस इतने ट्रिकी दे देगा कि हमें लगेगा कि सब कुछ तो आता है, फिर मैं कहाँ लेकर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली तो सर। वहां पे हमें उस गाइडलाइन की जरूरत होती है। एक बात आपने बीच में बोली थी कि इस नोटसेट 9 के बाद में आपने लगभग ऑलमोस्ट गिव अप की तरफ आप जा रहे थे, मतलब गिव अप नहीं था बट आप खुद से स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। इट्स ओके एमसीक्यू थे। बेच ने जो है वो आपको हेल्प की है। मैं ये नहीं कहता कि जैसे वो बेच जो है वो ऑलरेडी आप जुड़े हुए थे टीएनसी से, तो आपको सब चीजें पता थी कि ये बेच ऐसा आ रहा है, बट जो नए लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पास में सब कुछ होते हुए भी अपन कई बार खुद से वो चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे हमें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेशन, वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हैं, कैसे अपन चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम में हमारा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते हुए हम कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें अपन पूछने वाले हैं, जैसे आपके पास में आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है इस एग्जाम को क्लियर करने में, इससे पहले भी आपने फाइनेंशियली कंडीशन देखी है और उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है। पहले तो सल्यूट उन सब चीज़ों के लिए, और उसके बाद में भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। एग्जाम से पहले ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले हम जो है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, या एंजाइटी हमारे पीक पे होती है। एग्जाम से पहले इन सब चीज़ों को आपने कैसे सबसाइड किया, क्योंकि आपके पास में तो बहुत सारी चीज़ें सोचने को थी, आपको फैमिली को भी देखना था, आपको नोट सेट में इस बार सिलेक्शन भी लेना था, तो उस माइंडसेट को कैसे मेंटेन रखा, कैसे उस एंजाइटी को और उस नेगेटिव थॉट्स को आपने उस टाइम पे कंट्रोल रखा? मैं ऑलरेडी एमसीक्यू बैच से जुड़ी हुई थी सर, और जब तक एग्जाम था मतलब प्री के टाइम तक हमारा वो एमसीक्यू बैच चल रहा था, तो वो हर पॉइंट पे जो जो बच्चों को जो जो इश्यूज आ रहे थे, एंजाइटी हो रहा था, तो हर पॉइंट पे टीचर्स लोग थे वहां पे हमारे लिए। लाइव लेना इसीलिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि जो एक्चुअल में चल रहा है, जो चल रहा है मतलब एग्जाम्स है, वो हम एंजाइटी कैसे कंट्रोल करें, वो सब चीजें लाइव मेरे लाइव एमसीक्यू बैच में वो चलता था, तो हमें वहीं पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हम मिलके करेंगे, जो भी करेंगे हम कर लेंगे। एक पॉजिटिविटी आती थी सर कि जैसे आप बोलते थे हम कर लेंगे, तो हम जरूर, मुझे लगा था कि ये लोग हमारे लिए इतना हार्डवर्क कर सकते थे कि एमसीक्यू बैच में मुझे सच में नहीं लगा कि कुछ भी ऐसा छूट रहा है करके, मेरी थियरी से भी कुछ भी चीजें ऐसी हो जो वहां पे रिगेन मेरा मतलब रिव्यू नहीं हो रहा है, रिविजन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा ए टू जेड मेरा वहां पे रिविजन हो रहा था, और वहां पे टाइम टू टाइम में आप हम लोगों से बातें करते थे कि नहीं होगा,
मतलब जो माइंड में चलता था ना वो ही आप पता नहीं सामने से कैसे बोल देते थे, वो समझ में नहीं आता था, लेकिन वो सब कुछ आप बोल देते थे, वो टच हो जाता था एक फील कि नहीं, इन लोगों को इतना भरोसा है कि तो करके दिखाना है करके। वो सब इसलिए हम जान पाते थे क्योंकि जैसा आपने कहा कि अपन एक टीम के साथ में थे, अपन एक फैमिली की तरह थे, तो वो सारी चीज़ें हम जानते थे। और कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल आप सभी से ही मिलता है, क्योंकि जब सेलेक्ट होकर उन सब चीज़ों को अप्रिशिएशन दिया जाता है तो वो पोटेंशियल हमारा वापस से रिफिल हो जाता है। एमसीक्यू बेच में छोड़ने लायक आप जैसा बताए कि कुछ भी नहीं था, अपन ने सारी चीज़ उसमें कवर की है। जो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें कैसे कवर होती है, प्लीज़ मैं बोलता हूँ इसको देखो, आप अपने ऊपर बिलीव रखो, उस कंटेंट पे बिलीव रखो, उस प्रोसेस पे बिलीव रखो। अपन अपन कर लेंगे, टिल द एंड अपन कर लेंगे। तो ऐसा वाला सीन था और वो बिलीव सिस्टम ही था जो अपन को यहाँ तक लेके आया है। सभी लोग तो तुम देख लो, टॉपर्स ये चीज़ बोल सर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है सर कि हम अपने ही नोट्स पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, लेकिन मैंने नौ से नाइन में मतलब अभी जैसे टाइम में मेहनत की थी, सेम मैंने वहां पे भी किया था। इवन मैंने मेरी जितनी भी लिमिट्स क्रॉस हो सकती थी, कुछ भी हो, जहां तक मेरी बाउंड्री जा सकती थी मैंने वहां तक ट्राई किया था। मतलब ऑल टाइम मैंने अपने आप को पुशअप किया था। बट उस टाइम पे नौ से नाइन के बाद ऐसे फील हुआ कि अभी फिर से दोबारा इतना सब कुछ, मैं टूटी नहीं थी पर मुझे करना था, बट एक वे चाहिए था कि अभी मैं कैसे करूँ इतना सब कुछ। तो उस टाइम पे वो बैच मेरे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि थैंक गॉड इन लोगों ने ये बैच रिव्यू, मतलब मैं पूरा थियरी दोबारा नहीं कर सकती थी, तो एमसीक्यू बैच मेरे लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। मैं तो अभी भी भगवान से थैंक यू बोलती हूँ कि वो बैच लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। हाँ, यही चीज थी। और उसके पीछे की एक्चुअल में जैसा अपन ने बताया ना कि उसके पीछे का जो रीजन था उसको स्टार्ट करना, उसका जो एम था वो एक्चुअल में यही था कि हम कैसे कैसे उन सब को अपन ये बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि थ्योरी बेस, जैसे आपने कहा कि मेरी थ्योरी ठीक थी, मेरा सब कुछ सही था, मैंने अपडेट भी किया उस थ्योरी को, बट हम आप लोगों को कैसे बेनिफिट दे सके, तो वही एम ही वही था, इसलिए ये चीज़ें थी। और साथ ही साथ एक और इस इंटरव्यू से एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी गिव अप अपन को नहीं करना है, जैसा प्रियंका ने नहीं किया है। और साथ ही साथ खुद पे बिलीव रखो, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, या हो सकता है कि आपने, आपकी कहानी में तो ऐसा है कि आपने तो 4 साल तक बुक्स को टच भी नहीं किया और वहां से आपने स्टार्ट किया है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि बहुत गैप हो गया है, या मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि अपन माइंडसेट यदि ऐसा बना लेते हैं, और सब कुछ खेल उसी का है। हमने हमेशा यही कहा है कि ये हमारा लास्ट नोट सेट है, ये हमारा लास्ट नोट सेट है, तो अब लास्ट के हिसाब से हम कैसे तैयारी करते हैं, हमें वैसे ही करना होगा। एक बार अपन हार जाते हैं तो गिव अप करना ऑप्शन था ही नहीं, अपन इस रेस में गिव अप करने के लिए आए नहीं थे। इसलिए हर एक पॉइंट हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, और वही आपने किया है। इस सारी चीजों के अंदर, इस सारे इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीजें अपन ने पूछी है। यदि आप समअप करना चाहो कि कहाँ से स्टार्ट करना होता है और कैसे गिव अप नहीं करना होता है, कैसे उस माइंडसेट को उस पीक पे रखना होता है, आप यदि समअप करना चाहो तो बहुत हेल्पफुल होगी इसके लिए। मैं सबको सिर्फ यही बताना चाहूंगी सर कि ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं होगा, बस माइंडसेट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचोगे ना कि जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, सब अगर सबका मैं कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं सर। मैंने अगर 4 इयर्स तक टच नहीं किया था बुक्स को, दैट मीन्स कि मेरा स्टडी से पूरा रिलेशन टूट चुका था। इवन जो अपन बोलते हैं ना माइंड को हैबिट हो जाती है लर्न करने की या कुछ चीजें मतलब गेन करने की, वो मेरी पूरी टूट चुकी थी। तो फिर भी मैंने ट्राई किया है तो सब लोग कर सकते हैं। और मैं अभी के लिए स्पेशली ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि सब लोग एक कंटेंट पे जुड़े नहीं रहते हैं। अभी का वही चल रहा है कि यहाँ ये यूट्यूब चैनल वो यूट्यूब चैनल्स, बच्चे इसी वजह से ये भी सच में पीछे चले जाते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे जो हर यूट्यूब चैनल्स पे जाते रहते हैं, तो उनका वो है, काबिल है, कर सकते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मतलब एक ही चैनल से जुड़े रहो आप लोग, उस पर ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो तो जरूर होगा। अगर बिलीव करोगे ना कि ये लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए मेरे पेपर में आएगा और इससे ज्यादा आगे कुछ भी नहीं आएगा, जो ये लोग करवा रहे हैं ट्रस्ट रखना है उसी चीज पे कि होगा, ये लोग जो करवा रहे हैं वही आएगा पेपर में और मैं कर लूंगा करके, तो उससे जरूर होगा। अगर आप हर चैनल जाओगे ना तो सच में बहुत मिसअप हो जाते हैं चीजें और आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, मैं थिंक वो है। तो आप एक ही चैनल पे जुड़े रहो जहाँ पे भी आपको ट्रस्ट है। मेरे लिए तो टीएनसी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा था और मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा 8 में नहीं हुआ, 9 में नहीं हुआ, 10 में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं था। इवन मैं अभी भी बोलती हूँ कि अगर मेरा 10 में भी नहीं होता तो भी मैं टीएनसी टेस्ट सीरीज फिर से ट्राई करती।
बहुत बहुत मेरा बहुत यही अच्छी था। बात कही है आपने। मेरे लिए मेरा एक ही चैनल, मैंने कहीं पे भी यूट्यूब कुछ भी ट्राई नहीं किया सर। सब लोग बोलते थे मतलब यहाँ का कोचिंग अच्छा है, यहाँ का यूट्यूब चैनल्स पे ये चल रहा है, वो कोचिंग मतलब ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। मैंने नहीं किया था, मैं विक्ट्री सीरीज देखती थी और फिर एडवांस सीरीज की। मैंने एक ही चैनल पे भरोसा किया और उसी के साथ में जुड़ी रही। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली बात को तो ज़्यादा हाईलाइट करना होगा, क्योंकि आप जहाँ से भी जुड़े हुए हो, जो भी प्लेटफॉर्म आपका, उस पे जुड़े रहो, आप कंसिस्टेंट रहो उसके साथ में। कंटेंट हो सकता है कि आपको देखो राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपने एमसीक्यू बेस से लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोना, तो वो तो आपको वो काबिलियत तो आप में होनी चाहिए, क्योंकि टिल द एंड हमें वो सिलेक्शन लेना है, तो हमें उस राइट पाथवे की ओर तो हमें जाना होगा। एक बार यदि आप उस पर चले जाते हो तो उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एग्ज़ाम से पहले क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें सर्कुलेट होती रहती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो अपन रोक भी नहीं सकते उन चीज़ों को। बट हम अपने आप को रोक सकते हैं कि मैं जहाँ से चीज़ें देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो वहाँ से मुझे बिलीव करना होगा और उसी कंटेंट से ही चीज़ें आएगी, क्योंकि एक माइंड सेट होता है। मैंने जो पढ़ रखा है, मुझे जो आता है, वही एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए अपन अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उससे अपन बच सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में इंटरव्यू करके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहानी हर एक एस्पिरेंट रिलेट करेगा। वो स्ट्रगल की कहानी, वो गिव अप नहीं करने की कहानी, वो माइंडसेट को इतना स्ट्रोंग रखने की कहानी, और राइट टाइम पे आपने राइट डिसीजन लिया उसकी कहानी। थैंक यू सो मच इस सेशन में बने रहने के थैंक यू लिए, और सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपने फैमिलीज को प्राउड करते रहो। जहां से आप पास आउट हुए हो उनको प्राउड करते रहो। पूरी टीएनसी फैमिली को आपने प्राउड किया है, आगे भी करोगे, आप बहुत आगे तक जाओगे। बेस्ट विशेज आपको अपकमिंग्स लाइफ के लिए, और अपनी फैमिली को एक बार फिर से टीएनसी परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। आई होप थैंक कि यू सो ये मच वाला सर। इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को कुछ करने के लिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए मोर देन इनफ है। थैंक यू इस सेशन में बनने के लिए। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अगेन। थैंक यू सो मच सर।